चैप्टर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 241 टिल सेक्शन नंबर 246 एंड अ लॉट ऑफ केस लॉज. अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट टू आंसर क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे केस लॉज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है एंड काफ़ी सारे केस लॉज हमको इस चैप्टर में याद होने चाहिए, डिस्कस करने चाहिए. एंड केस लॉज के नाम नहीं बट केस लॉज के अंदर का कंटेंट कि क्या जजमेंट हुआ था वो ज़रूरी हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करने के लिए. ये चैप्टर के सेक्शन शुरू करने से पहले कुछ बैकग्राउंड ज़रूरी होता है. सबसे पहली बात मेजॉरिटी रूल. मेजॉरिटी रूल जो कि फॉस वर्सेस हॉर्बॉटल के केस में स्टैब्लिश हुआ था, विच स्टेट्स दैट अनडाउटेडली हम मेजॉरिटी रूल से क्या समझते हैं कि कंपनीज एक्ट में थ्रू आउट कहीं पे भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो दैट्स टेकन बाय मेजॉरिटी विच इज़ फेयर इनफ एंड विच कंपनीज एक्ट परमिट्स. कंपनीज एक्ट बोलती है कि भाई लेना है डिसीजन तो कैसे लोगे, मेजॉरिटी से लो. अगर बोर्ड के पावर के अंदर का डिसीजन ले रहे हो तो बोर्ड में रेजोल्यूशन पास होता है मेजॉरिटी से. अगर मेंबर्स की पावर के विद इन का डिसीजन ले रहे हैं तो मेंबर्स में भी रेजोल्यूशन पास होता है. इट कुड बी सिंपल मेजॉरिटी और इट कुड बी 3/4 मेजॉरिटी. लाइकवाइज ओआर और एसआर इज पास्ड. तो ये हमारा क्या होता है, मेजॉरिटी रूल होता है. और हमेशा हम यही मानते हैं कि मेजॉरिटी जो कहेगी वो माइनॉरिटी पे भी बाइंडिंग होगा. पर कुछ सिचुएशंस में ये करना ठीक नहीं होता है और ऐसे ही सिचुएशंस के लिए हमारा ये चैप्टर बनाया गया है. तो फॉस वर्सेस हार्बॉटल का जो मेजॉरिटी रूल है उसको काटते हुए ये सेक्शन, ये चैप्टर बोलता है कि नहीं, कुछ सिचुएशंस में अगर मेजॉरिटी फैसले ले लेके माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो हक है इन माइनॉरिटी के पास. इट कुड बी द अदर वे राउंड. ऑपरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कि मेजॉरिटी ही माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर रही होगी. इट कुड बी द अदर वे राउंड, बट मेजॉरिटी केसेस में यही होता है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो माइनॉरिटी के पास या ऑपरेशन जो सह रहा है उसके पास हक है कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाएं, कंप्लेन करें, फाइल करें और रेमेडी ऑब्टेन करें, रिलीफ ऑब्टेन करें. ये चैप्टर जो हमारा है क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को या किसी और स्टेक होल्डर्स को कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड करता है. दिस चैप्टर इज मेंट ओनली फॉर मेंबर्स. तो मेंबर्स को रिलीफ मिलेगा. हाँ, एक हमारे पास क्लास एक्शन का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 245, जिसमें डिपॉजिटर्स के बारे में भी बात कही गई है. तो डिपॉजिटर्स को भी उस सेक्शन में कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है. अदरवाइज क्या है, the whole chapter is for members, for providing relief for members. It is not meant for creditors, debenture holders or any other stakeholders. ठीक है. अब सबसे पहले हमारे दो टर्म्स जो इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, उसकी अगर हम बात करें तो एक्ट में ये डिफाइंड नहीं है टर्म्स. बट ऑपरेशन का अगर हम मतलब समझते हैं तो कॉमन मीनिंग क्या है भाई, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को ऑप्रेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं विच आर हार्मफुल फॉर देम, फॉर द कंपनी, देन दैट इज नोन एज ऑपरेशन. और अगर ऐसा कुछ हो रहा है या अगर ऐसा कुछ होने की उम्मीद है तो हम क्या करेंगे, हम अप्रोच कर सकते हैं. नाउ ऑपरेशन हैज़ टू बी अ कंटिन्यूइंग वन. ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर गया, उसने कुछ डिमांड किया, उसकी वो डिमांड पूरी नहीं की गई तो उसने केस उठा के फाइल कर दिया कि ऑपरेशन हो रहा है इस कंपनी में. नहीं, वो एक गलती थी जो कंपनी से हुई, उस गलती को सुधार सकती है कंपनी और आपका काम चल सकता है. तो एक माइनर एक्ट, मतलब एक कोई काम हुआ जो कंपनी ने आपकी बात नहीं मानी, तो दैट डजंट मीन कि ऑपरेशन हो गया है. तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं जब हम स्टैब्लिश करते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन मानेंगे और ये ऑपरेशन नहीं मानेंगे. वन थिंग मैं क्लियर कर दूं, हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट्स का काम है इंटरप्रेट करना कि वेदर इट अमाउंट्स टू ऑपरेशन और नॉट. राइट, इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी टू डू सो. अनडाउटेडली इट्स नॉट आवर ड्यूटी टू डू सो. हमें सिर्फ उस कोर्ट के जजमेंट्स को ध्यान में रख के आंसर करना है. तो अगर एग्जामिनेशन में हमसे पूछा भी जाता है वेदर इट अमाउंट्स टू ऑपरेशन, इट डजेंट मीन हमको वहाँ पे जज बन जाना है और अपनी बुद्धि लगानी है और दिमाग लगाना है. हाँ भाई ये तो लग रहा है, ये तो गलत हुआ है. आपको इतना नहीं सोचना है, आपको सिर्फ वही लिखना है जो आपने एक्ट में, सेक्शन में, लॉ में, केस लॉज में पढ़ा है. ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर का रिविजन. राइट, मिसमैनेजमेंट एक जो टर्म बच गया, उसका मतलब भी धोखाधड़ी होता है कि कंपनी में अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है. नाउ
जो टर्म्स सेक्शन में यूज़ हुए हैं, इफ़ वी गो ऑन टू सेक्शन नंबर 241, तो हमें मिलते हैं कि कंपनी के अफेयर्स इस तरीके से चलाए जा रहे हैं कि दे आर प्रेजुडिशियल टू कंपनी मेंबर्स और पब्लिक इंटरेस्ट, एंड दैट इज समहाउ व्हाट इज इंडिकेटिंग ऑपरेशन। एंड मैनेजमेंट में कोई बदलाव आया है जिसकी वजह से अफेयर्स आर लाइकली टू बी प्रेजुडिशियल। प्रेजुडिशियल का टर्म मतलब होता है हार्मफुल। मैनेजमेंट में कोई बदलाव आना, जैसे दो कंपनीज मिली, अमलगमेट हुई, मर्ज हुई, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरे बदल गए, या फिर कंपनी के शेयर्स धीरे 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 कोई ऑब्टेन कर रहा था और एक दिन उसके पास बहुत ज़्यादा शेयर हो गया, तो ओनरशिप बदल गई, जिसकी वजह से अचानक से कंपनी के फैसले कुछ और ही डायरेक्शन में होने लगे, राइट। सो देयर कुड बी एम्पल ऑफ रीजंस। मैनेजमेंट मतलब क्या? कंपनी को मैनेज करने वाले दो लोग होते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बदलना भी कंपनी के अफेयर्स के लिए हानिकारक हो सकता है, मेंबर्स के लिए हानिकारक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑपरेशन का केस बन सकता है। एंड मैंने आपको, अगर आपको याद हो, क्लास में कुछ हिंदू मुस्लिम टाइप वाली चीज़ें भी बताई थी, जस्ट टू रिलेट यू द केस ऑफ ऑपरेशन। खैर, अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं फोकस अभी नहीं कर रही हूँ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द मेन क्लास कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अब हम वो फोकस करेंगे जो हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट रिविजन, राइट। सो एक अगर पूरे के पूरे चैप्टर का हम ओवरव्यू लें, तो इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, वो मेंबर्स जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 244 में दिया है। सो मेंबर्स एलिजिबल अंडर सेक्शन 244 may make an application under section 241 टू ट्रिब्यूनल। वो एप्लीकेशन देते हैं 241 टू ट्रिब्यूनल, एंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स पास करते हैं 242 सेक्शन के तहत। 243 में उन कुछ ऑर्डर्स के कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं, तो वो दिए हुए हैं। 245 क्लास एक्शन की बात करता है, और 246 में कुछ चैप्टर्स ऑफ वाइंडिंग अप की एप्लीकेबिलिटी है, दैट्स इट। कुछ सेक्शंस ऑफ वाइंडिंग अप चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी है, दैट्स इट। तो छोटा सा प्यारा सा हमारा चैप्टर। सेक्शन 241 वेयर वी मेक एन एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन देते हैं ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल कंसिडर करता है, देखता है, और एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। एप्लीकेशन के बाद ऑर्डर्स पास करता है, ऑर्डर्स के कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं, और एक क्लास एक्शन का सेपरेट एक्शन सेक्शन 245 आ जाता है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब हु कैन मेक एन एप्लीकेशन, कब एप्लीकेशन दी जा सकती है, कौन एप्लीकेशन दे सकता है, राइट। ये दो सवाल सबसे पहले हमारे मन में आते हैं। कौन एप्लीकेशन दे सकता है, इसकी जानकारी हमको मिलती है सेक्शन 244 में। और कब एप्लीकेशन दी जा सकती है, अगर आपकी ये कंप्लेन है तो। अगर आपकी ये कंप्लेन है और आप एलिजिबल हो, मतलब आप वो क्राइटेरिया मीट करते हो जो लिखा हुआ है, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो। कौन सा क्राइटेरिया, उसके लिए हम सेक्शन 244 पे आते हैं, और हमको ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो पार्ट है, ये सेक्शन 241 में लिखा हुआ है, राइट। इट्स नॉट एक्चुअली इन सेक्शन 244। नाउ, या तो हमारी कंपनी शेयर कैपिटल वाली होगी, या तो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होगा। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो स्ट्रेट अवे 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में अप्लाई एट लीस्ट। और अगर हमारी कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो दो तरीके से चीज़ें निकल सकती हैं, या तो नंबर के बेसिस पे क्राइटेरिया, या फिर वैल्यू के बेसिस पे। नंबर के बेसिस पे मतलब या तो कंपनी में 100 मेंबर्स, लोअर ऑफ 100 मेंबर्स, और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब अगर कंपनी में 800 मेंबर्स हैं, तो 1/10 हुआ 80 और 100 विच एवर इज लोअर, सो 80 कम्स आउट टू बी द रेलिवेंट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू मेक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241। नंबर वाइज, अगर वैल्यू वाइज बात करें तो सिंपल, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मेंबर्स ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे पास, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी पे, और हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एडिक्वेट नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है और ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगा, तो ट्रिब्यूनल परमिट कर सकते हैं कि चलो आपका ये रिक्वायरमेंट हम वेव ऑफ कर देते हैं, और आप कम नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ भी एप्लीकेशन दे सकते हो। पर इसमें
मेंबर्स जो हमारे होते हैं प्रेफरेंस इक्विटी दोनों काउंट हो जाते हैं, जॉइंट होल्डर्स आर काउंटेड एज वन, एंड जो भी एप्लीकेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने सारी कॉल्स एंड सम्स विच आर ड्यू टू द कंपनी वो पे किया हो। अगर आपने वो पे नहीं किया है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241, राइट। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और जो यहाँ पे समझ में आती है वो ये है कि जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव हो रही है तो हम देखते हैं कि कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। सब्सिक्वेंट विड्रॉल अगर किसी ने अपनी कंसेंट का कर भी लिया तो भी इट विल नॉट मेक द एप्लीकेशन वॉइड, वो एप्लीकेशन फिर भी हमारी वैलिड होगी। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज चेक्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन और ओनली एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, राइट। चलो नाउ, तो ये हमारे हो गए एलिजिबल मेंबर्स, जिसके बारे में हमें कहाँ से पता चला, हमें सेक्शन नंबर 244 से पता चला। सेक्शन 244 से जो हमको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिला, वो मेंबर्स चाहे तो कंप्लेन कर सकते हैं अगर affairs of the company are conducted in a manner which is prejudicial to public interest, prejudicial or oppressive to members, prejudicial to company, या फिर there is a material change in management and it's likely that the affairs will be conducted in such a manner which will be prejudicial to the members, right। बहुत गहरी चर्चा विद एग्जाम्पल्स हमने की थी। खैर, फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में भी ऐसा कर सकती है, मतलब अगर उनको लगता है कि इट विल बी प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन दे सकती है। अदरवाइज एलिजिबल मेंबर्स ऑन फुलफिलिंग दीज ग्राउंड्स कैन मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आई, ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ भाई ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का तो केस है और ऑपरेशन इतना तगड़ा है, ऑपरेशन इतना तगड़ा है कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए। पर अगर कंपनी को बंद कर देंगे तो ये बाकी मेंबर्स वगैरह के साथ सही नहीं होगा, तो वो ऑर्डर्स पास करते हैं। हमारा जो सेक्शन नंबर 241 है वो सिर्फ यहीं तक का है, यहाँ से हमारा सेक्शन 242 शुरू हो जाता है और ये हमारा सेक्शन 243 है। तो सेक्शन 242 हमारा शुरू होता है कि जब एप्लीकेशन मिली तो उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या करता है। सेक्शन 241 में एक बात रह गई है विच इज़ अबाउट ऑर्डर, विच इज़ अबाउट इंक्वायरी इनटू फिट एंड प्रॉपर पर्सन, पर वो एक सेपरेट टॉपिक है जो तीनों सेक्शंस में से एक्सट्रैक्ट होके कुछ पोर्शन निकल के हम कंबाइन करते हैं, तो वो मैं लास्ट में आपके साथ डील करूँगी, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं सेक्शन 242 विच इज़ पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, तो क्या पावर्स हैं ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल को जब एप्लीकेशन मिली सेक्शन 241 की और ट्रिब्यूनल को लगा कि हाँ भाई कंपनी के तो जो अफेयर्स हैं वो इसी तरीके से हो रहे हैं कि या तो ये प्रेजुडिशियल हैं टू मेंबर्स, या तो प्रेजुडिशियल हैं टू पब्लिक इंटरेस्ट, या तो ऑपरेसिव हैं टू मेंबर्स, या तो प्रेजुडिशियल हैं टू द कंपनी, एंड वाइंडिंग अप वुड बी अनफेयर। तो ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास कर सकते हैं जो उनको ठीक लगे। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 13 ऑर्डर्स विच आर गिवन एडिशनली कि ये भी पास हो सकते हैं। जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास करेगी वो 30 दिन के अंदर अंदर उसकी एक कॉपी फाइल हो जाती है विद रजिस्ट्रार। सो कंपनी हैज़ टू डू दैट। कौन से ऑर्डर्स हैं मैम? ट्रिब्यूनल बोल सकती है कि आपकी कंपनी के अफेयर्स हम रेगुलेट करेंगे। ट्रिब्यूनल बोल सकती है कि कुछ जो शेयर्स हैं इन मेंबर्स के, इसको या तो कंपनी खरीद ले या दूसरे मेंबर्स खरीद ले, और अगर कंपनी खरीदती है बायबैक होता है तो सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कुछ शेयर्स पे या कुछ सिक्योरिटीज़ पे, शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है कि ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे या अलॉटमेंट नहीं होगा। कुछ एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट, सेट असाइड या मॉडिफाई किया जा सकता है। एग्रीमेंट्स विद होम? एग्रीमेंट्स कुड बी विद द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और डायरेक्टर, और कुड बी विद द अदर पर्सन दैट इज थर्ड पार्टी ऑल्सो। इनके साथ भी हम कर सकते हैं, और इनके साथ जैसे कंपनी ने किसी भी थर्ड पार्टी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हटाओ, बट वो थर्ड पार्टी के कंसेंट के साथ करती है। इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे ही हम हटा सकते हैं। देन
सेटिंग असाइड ऑफ सम केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस क्या होता है, किसी भी को भी प्रेफरेंस देना, पहले पे कर देना विद अ फ्रॉडुलेंट मोटिव, कि मतलब हमारा गलत इंटेंशन, गलत इरादे से हमने किसी को प्रेफरेंस दे दी, ऐसे हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ, आई होप यू हैव नोटेड दैट एंड आप रिकॉल कर पा रहे हो। देन मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर डायरेक्टर को हटाने का ऑर्डर हो सकता है, उनको ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की भी बात हो सकती है जो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करेंगे, कॉस्ट या रिकवरी के मैटर्स या अदर मैटर्स, राइट। सो दीज आर द ऑर्डर्स विच मे बी पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल, राइट। एंड इंटरिम ऑर्डर भी ट्रिब्यूनल पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कोई ऑल्टरेशन लाने को ट्रिब्यूनल कहता है और लाया जाता है तो आप उस चेंज को बदल नहीं सकते, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते कि अच्छा ट्रिब्यूनल ने इसको ऑल्टर किया, हम इसको री ऑल्टर कर देते हैं। दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट अलाउड। एंड ये जो ऑल्टरेशन होगा बिल्कुल वैलिड होगा। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट देयर इज जस्ट पेनाल्टी। नाउ वी कम टू सेक्शन 243, जिसमें ये बोला गया है कि ये जो टर्मिनेट किया हमने कॉन्ट्रैक्ट्स, इसकी वजह से कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, कोई क्लेम नहीं मिलेगा। एंड अगर हमने किसी को हटाया है तो दे विल बी डिसक्वालिफाइड फॉर 5 years फ्रॉम अपॉइंटमेंट। अगर आपको चाहिए तो आप ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देते हैं, ट्रिब्यूनल क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछता है, उनकी बात सुन के आपको परमिशन ग्रांट कर सकता है कि चलो ठीक है आप अलाउड हो, आप अपॉइंट हो सकते हो। अदरवाइज क्या है, आप डिसक्वालीफाई हो जाते हो फॉर 5 years फॉर अपॉइंटमेंट as MD, as manager, as director in that company, right? चलो सेक्शन 244 तो हो गया, राइट। ओके, ये हमारा सेक्शन 241, सेक्शन 242 एज वेल एज सेक्शन 243, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो इंक्वायरी इनटू फिट एंड प्रॉपर पर्सन की बात आती है तो ये हमारे पास अलग से इंफॉर्मेशन है। इसको मैं 2 तरीके से आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने एक चार्ट और बना रखा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी पर्सन ने फ्रॉड किया है, ब्रीच किया है, बिजनेस ठीक से नहीं किया है या इस तरीके से मैनेज किया है कि वो डिफ्रॉड करें अपने क्रेडिटर्स को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक केस इनिशिएट कर सकती है और ट्रिब्यूनल को रेफ़र करेगी कि भाई देखिए ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एविडेंसेस हैं और हम चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड करें, आप इंक्वायर करें और रिकॉर्ड करें कि कोई पर्सन फिट एंड प्रॉपर है या नहीं है। ट्रिब्यूनल उनकी केस सुनेंगे और रिकॉर्ड करेंगे अपना डिसीजन। दिस पार्ट इज गिवन इन सेक्शन 242, दिस पार्ट इज गिवन इन सेक्शन 241, और रिकॉर्ड करेंगे कि क्या वो पर्सन फिट एंड प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो पर्सन फिट नहीं है तो उसके कंसिक्वेंसेस हैं जो सेक्शन 243 में दिए हुए हैं। सच पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द सेट डिसीजन विदाउट लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल। लीव मतलब होता है परमिशन, एंड ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। एक और चार्ट है जो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने थोड़ा और सेक्शन वाइज अलग तरीके से लिखा है। वेदर अ पर्सन इज फिट एंड प्रॉपर और नॉट टू होल्ड मैनेजरियल पोजीशन इन द कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 241 अगर सर्कमस्टांसेस ये चारों में से कोई भी सजेस्ट करते हैं तो वो एक एप्लीकेशन देंगी LCLT को अलॉन्ग विद कंसाइज स्टेटमेंट कि आप इंक्वायरी कीजिए क्या ये बंदा डायरेक्टर बनने के लायक है भी या नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फ्रॉड कर रहा है या कंटिन्यूसली नेग्लिजेंट है। तो आप इंक्वायरी कीजिए कि क्या ये बंदा ठीक है या नहीं है, इसको मतलब डायरेक्टर की तरह रखें या नहीं रखें। तो NCLT हियरिंग करते हैं और उसके बाद ऑर्डर पास करते हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। अगर वो फिट नहीं होता है तो ऐसे पर्सन को हटा दिया जाता है, उसको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि वो किसी भी कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, किसी भी ऑफिस मतलब इन रिलेशन टू मैनेजमेंट, एंड नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस। तो ये पार्ट हमारा दिया हुआ है सेक्शन 243 1A एंड 1B जो अमेंडेड सेक्शन हमारे आए थे। ये 242 4A ये भी अमेंडेड सेक्शन है, राइट। सो आई होप दैट्स क्लियर। चलिए, now we come to class action. Class action is different from section 241 and I've explained you the difference. अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे भी हमें कुछ eligibility criteria चाहिए, that some eligible members as well as some eligible depositors, because the section gives an option to depositors also कि भाई आप भी चाहें
तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो मेंबर्स जो एलिजिबल हैं या वो डिपॉजिटर्स जो एलिजिबल हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ बट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिपॉजिटर्स। जिन मेंबर्स को लगता है कि हम इसका हिस्सा नहीं होना चाहते वो इस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हैं। तो हमारे पास एक रूल है, रूल 86, जो ऑप्ट आउट के लिए भी परमिट करता है। रूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड। तो हम सेक्शन पे फोकस करेंगे। एलिजिबल मेंबर्स कौन से हैं? सेम क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट दिया हुआ है जो सेक्शन 244 में पढ़ा था, एक्सेप्ट विद अ चेंज, सम चेंज। यहाँ पे 5% है, वहाँ पे 10% था। तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो लोअर ऑफ 100 मेंबर्स और 5% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, या फिर अगर वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं तो लिस्टेड कंपनी में एटलीस्ट मोर देन इक्वल टू 2% ऑफ शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड में मोर देन इक्वल टू 5% ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी में अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट। डिपॉजिटर्स की बात करें तो डिपॉजिटर्स में भी दो चीज़ें हैं, या तो नंबर बेस्ड और या तो वैल्यू बेस्ड। नंबर बेस्ड में अगर बात करें तो लोअर ऑफ 100 या 5% ऑफ डिपॉजिटर्स, एंड अगर वैल्यू बेस्ड बात करें तो डिपॉजिटर जिसके पास कम से कम 5% ऑफ डिपॉजिट्स हो। ऐसे एलिजिबल मेंबर्स या डिपॉजिटर्स ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेम लैंग्वेज इज यूज्ड जो सेक्शन 241 में यूज़ की गई थी, सिमिलर लैंग्वेज, आई वुड से नॉट सेम, कि अगर management of affairs are being conducted in a manner which is prejudicial, then you may make an application to tribunal. Tribunal कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, फैक्टर्स मतलब कौन से फैक्टर्स मैम? फैक्टर्स लाइक क्या ये पर्सन गुड फेथ में एप्लीकेशन दे रहा है, क्या इसका पर्सनल इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, क्या ये इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबल था, मतलब सबकी इंडिविजुअल सफरिंग है क्या। वो अगर एप्लीकेशन देते साथ में अलग अलग देते तो बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता, तो एक साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। क्या अगर ये ऐसे ही कॉज ऑफ एक्शन होता तो कंपनी क्या करती, क्या इसको रैटिफाई कर लेती या एक्शन लेती, मतलब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्या ऐसा कोई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल या तो एप्लीकेशन को एडमिट करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं। जब वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, इट मे ऑल्सो रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ द एप्लीकेशन इज वेक्सेशियस और फ्रिवलस, राइट। एंड ऐसी सिचुएशन में जिसने एप्लीकेशन दी है उसको ट्रिब्यूनल ऑर्डर भी दे सकता है कि भाई तो थर्ड पार्टी, मतलब वो पार्टी को कुछ पैसे दीजिए, दैट पैसे कैन नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज़, राइट। तो ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। सो एप्लीकेशन अगर एडमिट होती है, एप्लीकेशन इज एडमिटेड टू सीक सर्टन रेमेडीज़। इस सेक्शन में टोटल 8 रेमेडीज़ के बारे में बात किया गया है। अगर एप्लीकेशन एडमिट होती है तो ट्रिब्यूनल एक पब्लिक नोटिस जारी करते हैं। पब्लिक नोटिस का मतलब है न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, कंपनी की वेबसाइट में, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में, MCA की वेबसाइट में, सब जगह ये चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं कि क्लास एक्शन की एक एप्लीकेशन आई है। तो जो लोग ऑप्ट आउट करना चाहते ऑप्ट आउट कर लेते हैं, और ऐसी जितनी भी छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, इन सारी एप्लीकेशंस को मर्ज कर दिया जाता है और एक सिंगल एप्लीकेशन अब आगे से बढ़ेगी। एक लीड एप्लीकेंट चुन लिया जाता है कंसेंसस के साथ, अगर नहीं चुन पाए तो ट्रिब्यूनल चुन देती है और वही क्या करते हैं, इस केस को लीड करते हैं। 2 क्लास एप्लीकेशंस अलाउड नहीं होती हैं, जो भी ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है। हम एक्शन ले सकते हैं। चलो यहाँ देखते हैं कौन से ऑर्डर्स हैं जो पास करवाए जा सकते हैं। कंपनी को रोका जा सकता है कोई अल्ट्रावायर्स काम करने से। कंपनी को रोका जा सकता है अगर वो वायलेशन कर रहे हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल्स के कोई रेगुलेशन का। देन कंपनी को रोका जा सकता है रिस्ट्रेनिंग द कंपनी टू एक्ट ऑन अबव रेजोल्यूशन, मतलब अबव रेजोल्यूशन, अच्छा वो पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करा लिया पर गलत इन्फॉर्मेशन देके रेजोल्यूशन पास कराया गया, तो उस रेजोल्यूशन को हम रिवर्स करना चाहते हैं। मतलब आपने मेंबर्स की परमिशन ले ली, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और उनकी मेंबर्स की परमिशन ले ली, और मेंबर्स की परमिशन लेके अब आप कुछ काम करने चाह रहे हो, तो उस रेजोल्यूशन को रिवर्स करो। मतलब आपको परमिशन मिली नहीं और आपको इस काम से रोक दिया जाएगा, अब आप ये काम नहीं कर सकते हो, राइट। डैमेजेस वगैरह क्लेम किए जा सकते हैं किससे, डायरेक्टर से, कंपनी से, ऑडिटर से, एक्सपर्ट, लीगल कंसल्टेंट्स एट्सेट्रा।
and any other remedy which may be sought, right? So ये हमारी broadly हमारा section number 245 था. Section 246 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कुछ relevant sections हैं winding up chapter के जो applicable होते हैं यहाँ पे, वो हम देखते हैं. Now apart from that because case laws are very important in this particular chapter, तो मैम हमको कौन से case laws पढ़ने हैं और कौन से case laws को ध्यान में रखना है. केस लॉज के नाम आपको नहीं देखने हैं, बट ऑपरेशन हमारा हमेशा मेंबर की कैपेसिटी में होना चाहिए. सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो वो ऑपरेशन नहीं होता. कंटिन्यूस लॉसेस हमारे ऑपरेशन नहीं होते. लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं ऑपरेशन का. जो शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है ओनली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बाद में नहीं होती है. जो कंसेंट हम देखते हैं ऑब्वियसली एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स देखते हैं, देन ये भी कंसेंट के बारे में ही है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि माइनॉरिटी ऑपरेस कर रही हो मेजॉरिटी को, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ पॉसिबल, राइट. डायरेक्टर की कैपेसिटी में ऑपरेशन नहीं होता है. अगर किसी को इंस्पेक्शन करने से मना कर दिया गया, जो मैंने आपको कहा ना कि एक काम, कोई शेयर होल्डर गया उसने बोला कि हमको डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, उसको मना कर दिया गया, तो दैट डजेंट मीन कि ऑपरेशन हो गया, राइट. देन ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक एन ऑर्डर दैट ईदर ग्रुप शेल बाय द शेयर होल्डिंग. जो अभी हमने ट्रिब्यूनल का ऑर्डर में पढ़ा ना कि ये ऑर्डर दिया जा सकता है कि भाई शेयर परचेज करिए, या तो कंपनी परचेज कर ले या दूसरा ग्रुप परचेज कर ले, तो वो फेयर प्राइस के बारे में भी बात कर सकते हैं. एंड अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकते हैं. एंड देन देयर आर ऑब्वियसली सर्टेन एग्जांपल्स, जो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे तो हम डिस्कस करते ही करते हैं. सो आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर.